हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ में। इससे पहले मैंने 14 शिफ्ट का डिस्कशन आपके साथ किया है। आपको कंबाइंड जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करके हमारी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है, यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी इन दोनों के डायरेक्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए डिस्कशन करेंगे 5 दिसंबर 2022 के शिफ्ट 3 के आपके इस पेपर का। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि FIH मेंस इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था। इस पेपर के इस सवाल को देखकर आधे लोग परेशान हो गए और मुझे मैसेज करके बोलने लगे कि सर 2018 का हमसे पूछ रहा है। अब देखो यार, जब कभी भी हम किसी अपकमिंग इवेंट के बारे में सुनते हैं, जैसे कि आपसे ये 2018 का पूछा है, तो आपका ये वाला जो इवेंट था, यानी कि ये वाला जो एडिशन था, ये आपका इसका 5th एडिशन था, 5वां संस्करण था। 2022 के अंदर आपके जो 6th एडिशन है उसकी घोषणा करी गई थी और 2023 के अंदर आपका 6th एडिशन आयोजन कराने को लेकर बात हुई थी। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका की एक जगह है जिसे हम जानते हैं प्रीटोरिया के नाम से। अब जब ये घोषणा हुई तो अभी हमें पिछला वाला भी तो देखना होता है कि भाई इससे पहले कहाँ पर हुआ था। तो बस इन्होंने वहीं से आपका सवाल उठाकर पूछ लिया, जो कि बर्लिन जर्मनी में आयोजित कराया गया था। तो इसका आंसर आपका ए होता। 2023 के अंदर आपका ये FIH मेंस इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, ये भी आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया के अंदर। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। सभी को पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज की जब बातें होती हैं संविधान के अंदर तो टोटल नंबर कितना है उसका, 11 है। इसके बारे में और भी कई सारी चीजें हैं कि भाई हमारे देश के संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कब किया गया, तो 1976 का आपका टाइम है। एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अब इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि भाई हमारे देश के एक नए पार्ट में आपकी मौलिक कर्तव्यों को भी ऐड किया जाए। तो वो न्यू पार्ट जो था जिसके अंदर आपको ये मौलिक अधिकार देखने के लिए मिलते हैं, वो है आपका 4th का ए पार्ट। और आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रोविजंस का, वो रहेगा आपका 51A। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, याद रखिएगा। शुरुआती दौर में टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 10 थी और इसके बाद 11वीं आपकी ऐड करी गई 2002 के अंदर। ये भी एक चीज आपको याद रखनी है। और आज के टाइम पर टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी नजर आती हैं आपको? 11 नजर आती हैं। इसके अलावा एक और सवाल पूछा जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज से कि भाई ये जो प्रोविजन है फंडामेंटल ड्यूटीज का हमारे संविधान के अंदर होने का, ये किसके संविधान से लिया गया है? तो ये USSR से हमने इस आइडिया को इंस्पायर होकर अपने संविधान के अंदर ऐड किया था। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो इनमें से 4 विकल्प में से कहाँ पर उत्पन्न होते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं इन 4 विकल्प में से कहाँ पर। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर आपको आपके ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात नजर आता है। होता क्या है साइक्लोन? सभी को पता है कि अपने आप में एक रोटेटिंग स्टॉर्म होता है, ठीक है, जो लो प्रेशर सेंटर की जहाँ पर आपका जनरेट होता है वहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन आपको नजर आती हैं। तो बे ऑफ बंगाल के बारे में सभी को पता है कि हमारे प्यारे भारत देश का जो पूर्वी हिस्सा है, समुद्री हिस्सा, वहां पर आपको बे ऑफ बंगाल नजर आता है। यहाँ पर आपको वार्म वाटर्स या फिर जो ऐसे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ना, उसको फेवर करने वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिल जाती हैं, जहां पर आपको ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नजर आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य का घनत्व प्रति किलोमीटर स्क्वायर सर्वाधिक है। सेंसस आप सभी को पता है 2011, इसकी वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस का जिक्र किया हुआ है 2011 के सेंसस से। अगेन यही सवाल ये आपके बार बार रिपीट करके पूछ लेते रहते हैं कि भाई हाईएस्ट डेंसिटी बता दीजिए, कौन से केंद्र शासित राज्य या फिर आपको प्रदेश के अंदर नजर आती है। अब देखो इन्होंने सवाल के अंदर क्या पूछा है ना, इन्होंने यूटी देकर पूछना था, स्टेट तो इन्हें देना ही नहीं चाहिए था।
इन 4 विकल्प में से इन्हें स्टेट नहीं देना चाहिए था। इस सवाल के ऊपर कई सारी बातें भी हुई थी, क्योंकि एसएससी ने यहाँ पर यूटी के अंदर आपका चंडीगढ़ को आंसर किया था, ठीक है? तो अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो हाईएस्ट डेंसिटी आपको नज़र आती है आपके चंडीगढ़ के अंदर। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, और भी आपको उसके बारे में पता ही होगा कि राज्य कौन-सा है, बिहार राज्य के अंदर नज़र आते हैं, तो स्टेट आपका इनका यहाँ पर नहीं देना चाहिए था। इनको सिर्फ़ यूटी देना चाहिए था, जिस आधार पर इन्होंने अपना करेक्ट आंसर दिया था। राज्य की बात करते हैं तो राज्य के अंदर आपको पता है कि आपके बिहार राज्य के अंदर सर्वाधिक आपको नज़र आती है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, और बाकी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो मैं आपको आगे भी दे देता। ठीक है? चलिए आगे आइए। मतलब मैं अपना वो वीडियो अपलोड कर दूँगा, वहाँ से भी आपको बाकी के सवाल मिल जाएँगे। 1791 यानी कि 1791 में बनारस में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? ऐसे कॉलेजेस के स्थापना का टाइम देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन-सा कॉलेज था, उसकी लोकेशन आपको दे दी जाती है। इस सवाल से रिलेटेड आपके इसी सीजीएल 2022 की शुरुआती शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। तो भई ये आपको याद रखना है, संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज जो कि आपको लोकेटेड नज़र आता है बनारस के अंदर। किसके द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई, तो ये भी आपको नाम याद रखना है। ये थे आपके जोनाथन डंकन। इनके द्वारा आपके इस कॉलेज की फाउंडेशन करी गई। इन्होंने कहा कि भई जो हिंदू लॉज़, फिलॉसफीज़ के आपके नज़र आते हैं, उस पर हमें स्टडी को प्रमोट करना चाहिए बनारस के अंदर। और इसके अलावा जो आपकी ये यूनिवर्सिटी है, जिसको हम संस्कृत कॉलेज के नाम से जान रहे थे, ये आपका यूनिवर्सिटी बन जाता है 1958 के अंदर। उससे पहले यहाँ पर एक आपकी जनरल स्टडीज़ हुआ करती थी, ठीक है? इसके बाद 1974 के अंदर इसका नाम बदलकर आपका कर दिया गया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ये इसका करंट नाम आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पर एक कॉलेज दिया गया है, दयानंद कॉलेज। ये आपको नज़र आता है आपके हिसार के अंदर, ठीक है? तो पब्लिकली स्पॉन्सर्ड यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड आपका एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हिसार से इसका टाई अप है, ये आपको याद रखना है। शिवाजी कॉलेज की बात करी जाए तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली शिवालिक कॉलेज के अंदर आपको एक को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में नज़र आता है। हिंदू कॉलेज की बात करें, ये आपके वाराणसी यूपी के अंदर नज़र आता है, ठीक है? जहाँ पर हम 1916 के अंदर इसकी फाउंडेशन देखते हैं, ये आपका अलग है। तो ये याद रखनी है आपको बातें। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि चावल का लीडिंग प्रोड्यूसर यानी कि अग्रणी उत्पादक दिए गए 4 विकल्प में से कौन-सा है? तो चावल के उत्पादन में चाइना रहता है पहले नंबर पर, ठीक है? तो चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है। 2022-23 के आपके डेटा के अनुसार इनके द्वारा जो डोमेस्टिक प्रोजेक्शन करी गई वो बहुत बड़े नंबर में थी, लगभग 125 मिलियन टन आपको देखने के लिए मिलती है राइस के उत्पादन में। तो ये आपको याद रखना है। और इंडिया का अगर पूछा जाए कि भाई बताइए कि इंडिया का वो कौन-सा राज्य है जो कि चावल की उत्पादकता में आपको सबसे आगे नज़र आता है, तो उसमें आपको वेस्ट बंगाल नज़र आएगा। मैं चावल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब कभी भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो आपको उसको याद रखना होता है। तो मैंने आपकी वाईटी के ऊपर सीरीज चला रखी है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो नए डायरेक्टर 2022 के अंदर एम श्रीनिवास को अपॉइंट किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? ये रेगुलरली चीज़ें बनती रहती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ये तो आपके इस बार के पेपरों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहले अगर आपसे पूछा जाए पहले विंटर ओलंपिक गेम्स आपके कब आयोजित करे गए थे, तो 1924 के अंदर आपके पहले विंटर ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी फ्रांस से। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाएगा कि आपका जो ये 1900 मतलब 2026 के अंदर आयोजन होना है, तो वो आपका इटली के अंदर इसका आयोजन कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट रहता। तो वही है, ये जो इम्पोर्टेंट आपके अवार्ड्स या फिर स्पोर्ट्स होते हैं, इनका आयोजन, इनसे संबंधित इवेंट कहाँ पर हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, वो सवाल बनता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर ईरान में तेहरान में एक सभागार है? मैं बात पूछ रहा हूँ कि वो कौन से इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हैं जिनके नाम पर ईरान के तेहरान में एक ऑडिटोरियम आपको नज़र आता है। अब देखो, जब हम कभी भी आपसे आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं ना, तो आर्ट एंड कल्चर के किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी के नाम पर अगर आपको न्यूज़ में कोई भी बात सुनने के लिए मिले, तो यार वो भी बातें आपको याद रखनी हैं।
तो ये हैं हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनके नाम पर वहाँ पर एक ऑडिटोरियम देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ईरान के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े रेडिटेड वुडविंड इंस्ट्रूमेंट शहनाई के वादक हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शहनाई से ये आपके संबंधित हैं और 2001 के अंदर इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है? कौन सी वो रॉक है जिसको कंसिडर करा जा सकता है एक बायोलॉजिकल सेडिमेंटरी रॉक के रूप में? बहुत ही कॉमन सा सवाल है। जब हम सेडिमेंटरी रॉक्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये आपके जो सेडिमेंट्स होते हैं उनके एक्यूमुलेशन यानी कि उनके जमाव से आपके बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करते हैं। कॉमन सेडिमेंट्रीज रॉक्स के आपको कौन कौन से एग्जाम्पल मिलते हैं? आपको सैंडस्टोन मिलता है, आपको लाइमस्टोन मिलता है, आपको शेल मिलता है। तो ये आपके कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा इसका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आपकी वो सेडिमेंट्री रॉक होगी जिसको आप एक बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर काउंट कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि जैविक जैविक आधार आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपका लाइमस्टोन करेक्ट होता। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि किसने 3 रासायनिक तत्वों सेरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की और आधुनिक पद्धति का आविष्कार किया, जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीक के लिए एक या दो अक्षरों का उपयोग किया जाता है? कुल मिलाकर भाई साहब का नाम पूछ रहे हैं जिन्होंने सेरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज करी और उसके बाद इन्होंने एक मॉडर्न मेथड निकाला जहां पर आप किसी भी एलिमेंट को सिंबलाइज कर सकते हैं 2 लेटर से। तो केमिस्ट्री से ये आपका है। तो केमिस्ट्री में जो आपके इंपॉर्टेंट आविष्कारक खोजकर्ता होते हैं उनके नाम पूछते हैं। तो ये भाई साहब हैं आपके जैकब बर्जीलियस। काफ़ी फेमस नाम है, बहुत बड़ा नाम है और 1813 का वो टाइम है जब ये बर्जीलियस प्रपोज करते हैं आपके अलग अलग प्रकार के केमिकल जो सिंबल्स होते हैं कि भाई वो आपका जो एलिमेंट होंगे उनके लैटिन नेम के आधार पर आपको रखने होंगे, उसमें दो नाम आपको उसमें यूज़ करने होंगे। तो ये बात है। बाकी जॉन डाल्टन के बारे में आपको पता ही होगा। यहाँ पर इन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी है आपकी केमिस्ट्री के अंदर उसको प्रतिपादित किया था। बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा और क्या है, एक आपको हैनिंग बर्नार यहाँ पर दिया गया है। तो इन्होंने एक आपके एलिमेंट की डिस्कवरी करी थी जिसको हम फॉस्फोरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक नील्स बोर के बारे में आपने सुना ही होगा। 1915 का टाइम था जब ये आपका बोर मॉडल सामने रखते हैं जो कि एटम्स के अलग अलग व्यवस्थन से आपका संबंधित होता है। ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स ऑर्बिटल्स में आपको नजर आते हैं। तो बाकी लोगों के नाम भी हमने जान लिए, वो भी अच्छे सवाल थे। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? भारत के फॉरेन ट्रेड के रेस्पेक्ट में किस साल को हम ईयर ऑफ डिवाइड के नाम से जानते हैं? तो देखो 1991 आपको इसमें याद रखना है। ये आपका एक तरीके से इकोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल पार्ट हो गया सवाल के अंदर। तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड 1991 के अंदर आपका रेफर किया जाता है। आप सभी को पता है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो आपके 1991 के अंदर लॉन्च किए गए थे, जहां पर एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को सामने लाया गया था प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के द्वारा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नर नरसिम्हा राव। उस टाइम के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? हमारे मनमोहन सिंह जी थे। तो उस टाइम पर ये आपका एक टाइटल दिया जाता है ईयर ऑफ डिवाइड। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स हम जिसको कहते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स जो कि आपके सामने लाए गए थे। एल का अर्थ क्या होता है आपका? लिबरलाइजेशन, चीज़ों को लिबरलाइज कर देना, प्राइवेटाइजेशन और चीज़ों को ग्लोबलाइज कर देना, ग्लोबलाइजेशन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन का जो रेफरेंस होता है वो क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर आप अपनी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा कम कंस्ट्रेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में आप हर चीज़ को आप हटाने की बात करें। प्राइवेटाइजेशन के अंदर हम ओनरशिप जो प्रॉपर्टी है वो आपकी गवर्नमेंट से प्राइवेट ओनर जो एंटिटी है उनको देने की बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये था कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पूरे ग्लोब पर आपको लेकर जानी चाहिए। तो ये याद रखिएगा आप। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? आपका राज्य का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो आयोजित करता है भाई।
जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस होते हैं, उनको यहाँ पर चलाने की बात हो रही थी। पंचायती राज सिस्टम के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर आपका केंद्रित होता है, ठीक है? इसके अंदर और कुछ होना नहीं चाहिए। सभी को पता है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन आता है, वो कौन-सा आर्टिकल के अंदर आता है? 243 के पार्ट के अंदर आपका इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। अगला सवाल है, घन गुणक को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? मनी मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक्स से सवाल हो गया। आधे लोग घबरा गए होंगे कि पता नहीं यार ये क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? तो जब हम कैश रिजर्व रेशो की बात करते हैं, कैश रिजर्व रेशो के बारे में आपको पता होगा, सीआरआर हम इसको कहते हैं, जो कि आपका होना चाहिए किसी भी बैंक के पास कुछ प्रतिशत मात्रा में, जितना भी उनका टोटल वर्थ है, ताकि उसको वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में यूज कर सके और बैंक बैंकरप्सी वाली सिचुएशन से बच सके। तो जब आपसे बात करी जाती है ना आपके इसके किसी मनी मल्टीप्लायर की, तो इसको आप एक्सप्रेस करते हैं 1/CRR में, इसके मल्टीप्लायर में, ठीक है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर बनता 1/कैश रिजर्व रेशो इज द मनी मल्टीप्लायर। ये आपको याद रखनी है, फिलहाल के लिए इतना ही याद रखिएगा, बाकी एक एक करके जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम और इकोनॉमिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किसे पुराण और महाभारत दोनों का संकलन करना माना जाता है? इन चार विकल्प में से कौन है जिनको ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कंपाइल किया क्या क्या? पुराण भी और महाभारत भी। एक बहुत बड़ा नाम है जिन्हें हम सेज व्यास जी के नाम से जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है? तो इन्होंने पुराण और महाभारत जैसे दो बड़े महाकाव्यों की कंपाइलेशन की। महाभारत के बारे में सभी को पता है कि ये हमारे हिंदुइज्म के डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन देता है, बाकी अभी सभी को पता होगा, ठीक है? इतना ही याद रखिएगा, ठीक है? फिलहाल के लिए सेज व्यास, ऋषि व्यास जी। अगला सवाल है, सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? तो ये आपका जो मेडिवल हिस्ट्री जब हम शुरू करते हैं और ये सुल्तान महमूद का डिस्कशन करते हैं कि कैसे इसकी नज़रें पड़ती हैं, क्या रीज़न थे, अफगानिस्तान से आता है, वो शहर कौन सा था? महमूद ऑफ गजनी ही तो कहते थे इसको। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल होना चाहिए था। सुल्तान महमूद गजनी से आपका आता है। ये पहला ऐसा शासक था इतिहास के अंदर जो अज्यूम करता है किस कौन सा टाइटल? सुल्तान का टाइटल। ये एक सवाल आपका एसएससी पूछता रहता है कि बताइए कौन था जिसने सबसे पहले सुल्तान का टाइटल ग्रहण किया था? तो यही था आपका महमूद ऑफ गजनी। गजनवीद एम्पायर आपको वहाँ पर नजर आता है, वहाँ से ही शुरुआत करता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल है, लैंगमुइर ने किस वर्ष में ऑक्टेट की स्थिर घनीय व्यवस्था के विचार को त्याग कर सहसंयोजक बंधन शब्द का परिचय देकर लुईस अवधारणा में सुधार किया? तो केमिस्ट्री से हो गया भाई आपका सवाल। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग टाइम पे अपने अलग अलग आइडिया देते रहते हैं, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सा साइल था जिस टाइम पर लैंगमुइर रिफॉर्म करता है लुईस कॉन्सेप्ट को, वहां पर वो क्या साइड में रखता है? अबंडन करता है आइडिया ऑफ स्टेबल क्यूबिकल अरेंजमेंट को, ऑक्टेट की, और वहां पर एक नई टर्म सामने लेकर आता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो लैंगमुइर 1919 के अंदर रिफाइन करता है आपकी लुईस पॉस्टुलेशन को, जिसके बारे में हम लुईस कॉन्सेप्ट के रूप में ऊपर जान रहे थे। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के ऊपर क्या कहता है? ये कहता है कि भाई देखो, जो ये आपके सहसंयोजक बंध या फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, वो आपके दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड आप उनको कह सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको एक अलग प्रकार की अवधारणा नजर आती है आपके इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो टाइम पूछा था 1919, आपको यहाँ पर याद रखना था। अगला है, जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? क्लासिकल डांसेस का नाम दिया है, दो मुख्य डिवीजनों का नाम दिया है, जागोई और चलूम। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा मणिपुरी डांस फॉर्म का। ठीक है, तो मणिपुरी क्या है? एक आपका एंशिएंट क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न भाग के अंदर दिखने वाले मणिपुर राज्य के अंदर आपको ओरिजिनेटेड नजर आता है। अलग अलग शास्त्रीय संगीतों के आपको अलग अलग भाग नजर आते हैं, जिसमें कि आपको जगोई, जगोई के अंदर आपको रास लीला जैसी चीजें, जहाँ पर आपको अलग अलग भारत के नाट्य शास्त्र के अंदर कई सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन मिलता है। चलोम भी हमारा तांडव का रिप्रेजेंटेशन करता है आपके इसी मणिपुरी डांस फॉर्म के अंदर, तो इससे संबंधित था, यहाँ पर आपका मणिपुरी आंसर होता। अगला सवाल है, गुरु केलुचरण महापात्र जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो ये तो यार आपकी सीजीएल इसी वाले पेपर के कई सारी शिफ्टों में इनका नाम पूछा गया है। केलुचरण महापात्रा ये आपके उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है।
इनके बहुत बड़े प्रतिपादक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले, संगीत नाटक अकेडमी इन्होंने 1966 के अंदर जीता, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, संगीत नाटक अकेडमी। इसके बाद इन्हें पद्मश्री दिया गया आपके 1972 के अंदर, इन्हें आपका पद्म भूषण दिया गया आपका 1982 के अंदर। उसके अलावा इन्होंने कालिदास सम्मान भी जीता 1989 में। ओडिसी डांस से संबंधित हैं गुरु केलुचरण महापात्रा, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों को कितने राशि दिया गया था। तो देखो वही है कि जो आपके अवार्ड होते हैं, हर साल आपके अवार्ड होते हैं, जो रेसिपेंट यानी कि प्राप्तकर्ता होते हैं उनको कुछ पैसा दिया जाता है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो इन्होंने थोड़ा पुराना पूछ लिया है, तो आपके 2019 के अंदर जो मनी वैल्यू दी गई थी वो 1 लाख की दी गई थी। ठीक है, तो हर साल ये आपका मनाया जाता है। 1954 से आपकी एकेडमी अवार्ड की शुरुआत हुई, जो कि एक तरीके से जो साहित्य आप बोल दीजिए, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में जो कि अपना मेजर यू नो योगदान देते हैं उनको ये दिया जाता है। 1 लाख का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है, साथ में शॉल और एक साइटेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। 1 लाख रुपए यहाँ पर आपको याद रखना है। पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया। तो देखो मैं आपको आपके इस वाईटी के ऊपर इंपॉर्टेंट पर्सन्स, प्लेसेस, ऐसा भी टॉपिक करा रहा हूँ जो कि मंथ वाइज मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे जो आपको अलग अलग योजनाएं हैं, उनका अगर किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, किसको वहां पर अपॉइंट किया गया है, ये सवाल मैं रेगुलरली करा रहा हूँ। तो उस टाइम पर ये आपकी योजना नजर आई थी जिसमें कि किच्चा सुदीप को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार की इंपॉर्टेंट योजना थी, नाम भी हमने जान लिया योजना का, आपका क्या नाम है, पुण्यकोटि दत्तू योजना, जिसका ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप को बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल है अकबरनामा का जो दूसरा खंड है उसमें क्या दर्ज है। सेकंड वॉल्यूम जो आपको अकबरनामा का देखने के लिए मिलता है वो रिकॉर्ड दर्ज करता है किसके बारे में, तो अकबर के शासनकाल की घटनाओं का जिक्र करता है अकबरनामा का दूसरा खंड, याद रखिएगा, सेकंड वॉल्यूम। तो कई सारी चीज़ें हैं अकबरनामा जो कि आपके अकबर की एक लाइफ के बारे में बताती है। अकबर कौन था सभी को पता है, थर्ड मुगल एम्परर था। इसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देती है आपकी ये बुक। सभी को पता है कि जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था वो आपका हैमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था 1556 के टाइम में। उसके बारे में यहाँ पर आपको ब्यौरा मिलता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये जो अकबरनामा लिखा गया है किसने लिखा, अबुल फजल एक व्यक्ति हैं, इनके बारे में आप जरूर याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। तो दरबारी के रूप में अकबर के यहाँ पर आपको नजर आते हैं, अकबरनामा के ऑफर थे और अकबर के जो शासनकाल की उसकी ऑफिशियल हिस्ट्री थी उसका काम इसी को दिया गया था, अबुल फजल को। अगला है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ लोकल विंड। इन चार विकल्प में से कौन सी एक स्थानीय पवन है। लू है यार, ऐसा सवाल पूछता है, बताओ एसएससी। तो लोकल विंड है जो कि आपको इंडिया और पाकिस्तान जैसे रीजन के अंदर फ्लो करती हुई नजर आती है। ये छोटी सी चीज थी, आगे आइए। अगला आपको ये कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 के अंदर आपको ऑर्गेनल दिए गए हैं, ऑर्गेनल यानी कि जो आपके जीव होते हैं और उनके फंक्शन को आपको दिया गया है आपके कॉलम बी के अंदर। ऑर्गेनल मतलब जो आपके नजर आते हैं आपके एक सेल के अंदर या फिर मल्टीपल एक्टिविटीज के अंदर, जो ऑर्गेनल्स, जो हिंदी में क्या बोलते हैं यार पता नहीं, जो भी बोलते हैं। अब देखो इनके आपसे फंक्शंस पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है और जो इसका नंबर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो आपकी अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग नंबर में वेरी करती है। आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स इसके अंदर आपको नजर आती हैं। ये आपको कहाँ पर प्रेजेंट नजर आता है, साइटोसोल में। साइटोसोल के अंदर आपको प्रेजेंट आता है और ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि अपने आप की कॉपी भी निकाल सकता है, कॉपी बना सकता है। सवाल आपसे पूछा गया है कि भाई ये जो आपका है ये आपका क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, तो इसका काम है एनर्जी जनरेट करने का। तो फर्स्ट का हो जाता है आपको डी, यानी कि एटीपी फॉर्मेशन, एनर्जी जनरेशन करने के लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आता है, फर्स्ट का होता है डी। ना तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ना ये करेक्ट है, ना ये करेक्ट है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बाकी राइबोसोम्स का फिर आप यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू निकाल सकते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। न्यूक्लियस की बात करें तो ये आपका एक्टिविटी किसी भी सेल की रेगुलेट करने का काम करता है। लाइसोसोम की बात करें तो ये आपकी किसी भी कोशिका की डाइजेस्टिव सिस्टम को मैनेज करती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी थी।
ये है इस शिफ्ट का अंतिम सवाल कि किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करी? आपकी इसी यूट्यूब के ऊपर जितनी भी स्कीम, योजनाएँ हैं, मंथ वाइज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे वो केंद्र राज्य से संबंधित हो, आपकी या फिर किसी राज्य सरकार से संबंधित हो। चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू करने वाले सितंबर 2022 के अंदर राज्य सरकार का नाम पूछा गया था। ये आपकी तमिलनाडु राज्य सरकार ने लॉन्च करी थी। ठीक है? तो ऐसे सवाल मैं बाकी आपसे डिस्कस करता ही रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये बेल आइकन दबाकर जो ऑल वाला बटन है आप उसको प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा जहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट लिंक आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।